दोस्तों नमस्कार। ये है देव क्लासेस और देव क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, मैं रमेश कुमार देव एक बार फिर से हाजिर हूँ अपने जो है हिस्ट्री के क्लास में। और आज हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, मैं थोड़ा सा एक चीज़ के लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि हम लोगों का एक दो पॉलिटिक्स का वीडियो में ये थोड़ा सा स्टैंड से मिस्टेक होने के कारण उसमें बीच में जो है कहीं कहीं पे वीडियो उल्टी हो गई है, तो थोड़ा आप एडजस्ट कर लें। उस समझ में थोड़ा सा कम हुआ, अब ऐसा मिस्टेक नहीं होगा, आप सब हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता उल्टा था ना, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन हम लोग आज पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता। और मैं आपको बता दूं, इसमें मैं एक बुक और कुछ और चीज़ों को फॉलो कर रहा हूँ। चाहे तो आप उस बुक को पढ़ भी सकते हैं, लेकिन उसमें से एकदम अच्छी चीज़ों को हमने लिया है। बुक का नाम है S.K. पांडे की बुक है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले क्वेश्चन हमारा क्या उठता है, सिंधु सभ्यता की खोज किसने किया। तो अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे पहले हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पता नहीं था। तो पहले हम लोग क्या समझते थे कि हमारी जो सभ्यता का आरंभ होता है वह कहाँ से होता है, वैदिक सभ्यता से होता है। ठीक है, लेकिन जब बाद में खोज हुई और जानकारी मिली तो हमें पता लगा कि उससे भी पहले हमारी एक प्राचीन सभ्यता थी, जिसे हम क्या कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। तो आइए देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। इस सभ्यता की जानकारी के पूर्व हम वैदिक सभ्यता को ही सबसे प्राचीन सभ्यता समझते थे। ब्रिटिश काल में हमने यह जाना कि सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की 4 प्रमुख सभ्यताओं में से एक है। ठीक है, इस सभ्यता की खोज सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन ने 1826 में किया। किसने किया? चार्ल्स मैसन ने। इन्हें पाकिस्तान के हड़प्पा क्षेत्र में सर्वप्रथम इसकी जानकारी हुई। अतः हम यह कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी 1826 में चार्ल्स मैसन ने ही हमें दिया। ठीक है, इन्होंने इसका वर्णन अपनी पत्रिका नैरेटिव ऑफ जर्नी में किया है। इसमें किया है नैरेटिव ऑफ जर्नी में। इसके बाद कराची व लाहौर के बीच 1856 में रेलवे लाइन बिछाने का क्रम में बर्टन बंधुओं, इसमें जेम्स बर्टन, विलियम बर्टन को कुछ ईंटें प्राप्त हुई, किंतु उन्होंने यह ज़्यादा खोज नहीं की और भी यह नहीं जान पाए कि यहाँ कोई सभ्यता थी। ठीक है, मिली ईंटें, लेकिन उन्होंने इतना ज़्यादा इस पर जो है जोर नहीं दिया कि कहाँ से मिली, क्या थी। फिर उसके बाद आगे देखते हैं हम। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, पहली बार हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी करने का या जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किसने किया। तो पहली बार अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया। 1853 में से 1856 के बीच इन्होंने कई बार इस क्षेत्र का दौरा किया और इस क्षेत्र में जाकर जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया, किंतु वे सफल नहीं हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम हड़प्पा की खोज किसने किया। तो सर्वप्रथम हड़प्पा की खोज 1921 में सर जॉन मार्शल ने किया। सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने किया। उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक सर जॉन मार्शल ही थे। ठीक है, ये सब जहाँ जहाँ मैं हाईलाइट कर रहा हूँ एकदम फैक्ट रटे होने चाहिए आपकी जुबान पे। फिर दूसरा क्वेश्चन उठता है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया। तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में
राखाल दास बनर्जी ने किया। ठीक है। तो हमें दो बातें याद रखना है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया? हड़प्पा क्षेत्र की दयाराम साहनी। मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया? 1922 में राखाल दास बनर्जी, उन्होंने किया था 1921 में। अब आते हैं, इसके बाद हमें क्या ध्यान देना है कि सिंधु सभ्यता का काल कब से कब माना जाएगा। फिर हमें क्या ध्यान देना है कि सिंधु सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है और कैसे कैसे उसका उद्भव हुआ। तो आइए देखते हैं, सिंधु सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है। तो सिंधु सभ्यता का कालक्रम निर्धारित करना एक जटिल कार्य है। इसकी लिपि का उद्वाचन न हो सका और यह इससे क्या है, इसे और अधिक जटिलतर बना देता है। कार्बन डेटिंग से 50,000 वर्ष तक की पुरानी वस्तुओं या जीवाश्मों की आयु का पता लगा सकते हैं। इससे पुरानी वस्तुओं की आयु ज्ञात करने के लिए पृथ्वी या यूरेनियम डेटिंग पद्धति का प्रयोग होता है। सर जॉन मार्शल के अनुसार सिंधु सभ्यता का काल 3250 बीसी से 2750 बीसी तक माना जाता है, किंतु कार्बन डेटिंग पद्धति द्वारा इसका सबसे प्रसिद्ध काल 2350 बीसी से 1750 बीसी तक माना जाता है। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। डीपी अग्रवाल इस काल को सर्वाधिक मानते हैं, अतः इस काल के बारे में सभी इतिहासकार सहमत हैं। 1750 ईसा पूर्व से इस सभ्यता का पतन आरंभ हो गया और 1500 ईसा पूर्व आते आते यह सभ्यता विनष्ट हो गई। ठीक, अब देखते हैं इसका नामकरण। तो सिंधु सभ्यता के नामकरण के बारे में बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसके सर्वाधिक स्थल सिंधु नदी के किनारे पाए गए हैं। इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए है कि क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा की ही खोज की गई थी। इस सभ्यता में कांसे का प्रयोग अधिक हुआ और औजारों के रूप में, किस रूप में हुआ? औजारों के रूप में, अतः इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है। वैदिक सभ्यता को लौह युग कहा जाएगा, इसे कांस्य युग कहा जाता है। आगे देखते हैं, सिंधु सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ। तो सिंधु सभ्यता की उद्भव के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस सभ्यता के अवशेष जहाँ भी मिले हैं अत्यंत विकसित अवस्था में मिले हैं। ठीक है। विदेशी इतिहासकारों ने इस सभ्यता के निर्माता के रूप में विदेशी मत को प्रधानता दी और कहा कि इस सभ्यता का उद्भव सुमेरियन सभ्यता से हुआ है। इस मत को मानने वालों में मार्शल, व्हीलर, चाइल्ड व डीडी कौसम भी थे। दोस्तों, जब आप एस.के. पांडे जी की बुक को देखेंगे तो उसमें ये सब चीज़ें बहुत बेहतरीन उन्होंने लिखा है। हालांकि उसमें बहुत ज़्यादा विस्तृत दिया है और हमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना था, इसीलिए मैं इसे बहुत छोटे रूप में इसको लिया हूँ। स्थानीय मतों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता द्रविड़ थे। ठीक है। और इस मत को राखाल दास बनर्जी ने दिया है। टी.एम. रामचंद्र व लक्ष्मण स्वरूप कुशालकन के अनुसार इस सभ्यता के निर्माता आर्य थे। हालांकि यह मत ज़्यादा सही नहीं माना गया। अब देखिए, एक नोट पॉइंट ध्यान रखेंगे, सिंधु सभ्यता के निर्माता द्रविड़ जाति के लोग थे, यह सर्वाधिक मान्य तथ्य था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। तो सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। यहाँ नगरों की विशेषता, यहाँ नगरों की सभी विशेषता थी, जितना नगरों में विशेषता होनी चाहिए ऐसे सभी विशेषताएं यहाँ पर पाई जाती थी। यह एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। चूंकि सबसे पहले खोजी गई धातु तांबा थी, तांबा व टिन मिलाकर कांसा बनाया गया। चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता में कांसे का सर्वाधिक प्रयोग हुआ, अतः इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है।
यह एक आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है, क्योंकि इसकी लिखित जानकारी को अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता है, नहीं जा सका है। यह एक शांतिप्रिय सभ्यता थी। लोग यहाँ शांति में विश्वास करते थे। लोग ज़्यादा लड़ाई झगड़ा ये सब करने वाले नहीं थे। हालांकि बाद में जब वैदिक सभ्यता आती है तो ये सब चीज़ें ज़्यादा प्रधान हो जाती हैं। और यहाँ के लोग क्या थे, बहुत ज़्यादा शांति प्रिय थे। यह सभ्यता व्यापार प्रधान थी, अतः व्यापार को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया। यह एक विस्तृत सभ्यता थी। इस समय राजनीतिक व्यवस्था अलग अलग थी। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यहाँ पर व्यापारी वर्ग का शासन था, कुछ मानते हैं कि यहाँ पर प्रजातंत्र था। इस समय राजनीतिक व्यवस्था के अलावा आर्थिक क्रियाकलापों में व्यापार देश के अंदर भी होता था और बाहर, दोनों तरह होता था। सामाजिक व्यवस्था दो वर्गों में विभाजित था, अमीर व गरीब, किंतु जाति व्यवस्था का कोई वर्णन नहीं है। जाति व्यवस्था का वर्णन हम लोग उत्तर वैदिक काल में देखते हैं। ऋग वैदिक काल में भी उतना प्रधान नहीं था जितना होना चाहिए। ठीक है। सांस्कृतिक जीवन में इन्हीं लिपि कला, धातु कला व मूर्ति कला का ज्ञान था। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं सिंधु सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, और ये बहुत ज़्यादा पूछता भी है। सिंधु सभ्यता का विस्तार उत्तर में जम्मू कश्मीर से मांडा तक, जम्मू कश्मीर में मांडा व दक्षिण में महाराष्ट्र के दायमाबाद तक था। इसका विस्तार पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश से, पश्चिम में सुतकांगेडोर तक था। सुतकांगेडोर कहाँ पर है? अफगानिस्तान में है। यहाँ आपके पाकिस्तान का शायद बलूचिस्तान वाला क्षेत्र है। ठीक है। अब यह लगभग 13 लाख वर्ग किमी है। शायद नहीं, बलूचिस्तान ही है पाकिस्तान का, वो गलती से हो गया, अफगानिस्तान बोल दिए हम। मांडा, अब देखिए मांडा चिनाब नदी के किनारे है, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है, दायमाबाद गोदावरी नदी के किनारे है, और सुतकांगेडोर दास्क नदी के किनारे है। ठीक है। इस सभ्यता के स्थल 3 देशों अफगानिस्तान, पाकिस्तान व भारत में पाए जाते हैं। वर्तमान में इसके लगभग 1500 स्थल खोजे गए हैं, जिनमें सर्वाधिक स्थल कहाँ पर है? भारत में है, और जहाँ तक मुझे पता है कि शायद 900 स्थल तक भारत में है। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम लोग इसे लगभग 3 या 4 पार्ट में पूरी तरह कवर कर लेंगे। नमस्कार, गुड नाइट।